हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जी के 03। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आइए हम आज केमिस्ट्री के 25 एमसीक्यूज को लगाते हैं। ये तमाम एमसीक्यूज प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आइए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, समान परमाणु संख्या वाले न्यूक्लियेट को क्या कहते हैं? क्वेश्चन है, समान परमाणु संख्या वाले न्यूक्लियेट को क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समस्थानिक। ठीक है, यानी समान परमाणु संख्या वाले न्यूक्लियेट को समस्थानिक कहते हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि एवोगैड्रो संख्या का मान कितना होता है? एवोगैड्रो संख्या का मान कितना होता है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शंस को केयरफुली पढ़िए और अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो अवोगाद्रो संख्या का मान होता है ये वाला, यानी 6.023 गुण 10⁻23। ठीक है, इसको याद रखिएगा, काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछा गया है प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपना आंसर अगर पता हो तो कमेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या है? एक न्यूक्लियॉन नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन का एंटीकण है, जो कि इलेक्ट्रॉन के आवेश, ठीक है, कि लगभग बराबर ही होता है इसका। ठीक है, तो और ये धनावेश होता है। तो गाइज, आप समझ गए होंगे कि ये न्यूक्लियॉन नहीं है। बाकी आप जानते हैं कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, ये सब क्या है? ये परमाणु के न्यूक्लियॉन होते हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके, ठीक है, तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर। ऑप्शन बी है न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या पर। ऑप्शन सी है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। ऑप्शन डी है न्यूक्लियस में न्यूक्लियनों की संख्या पर। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? अपना आंसर इसमें से निकाल के दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यानी न्यूक्लियस की संख्या। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, यानी किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस में, यानी उस परमाणु के न्यूक्लियस में, उस न्यूक्लियस के, यानी उसके जो होता है ना, न्यूक्लियस कहने का उस केंद्रक, जो परमाणु केंद्रक होता है, उसके इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर क्या होता है? निर्भर करता है किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला इंपॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? आवेश रहित का मतलब जिन कण पर आवेश नहीं होता हो। तो इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप ऑप्शन को पढ़ के अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन आप याद रखिए, जहन में रखिए इस बात को कि न्यूट्रॉन जो होता है वो एक न्यूक्लियन है, जो परमाणु के न्यूक्लियस या केंद्रक में पाया जाता है। और ये आवेश रहित कण होता है। ये क्या होता है? ये आवेशहीन या फिर आवेश रहित, जिस पर आवेश नहीं होता है। ठीक है, ये उदासीन कण होता है दोस्तों। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला इंपॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं। परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से किससे बने होते हैं? तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से बने होते हैं। जो परमाणु न्यूक्लियस होता है वो किससे बना होता है? तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से। न्यूक्लियस की बात अलग है। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक होता है। केंद्रक में क्या क्या होते हैं? तो केंद्रक में ये परमाणु हो गया, इसके चारों ओर जो कक्षाएं होती है वृत्ताकार, उसमें तो कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन केंद्रक में कौन होता है?
N+P होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, जबकि जो न्यूट्रॉन होता है ये आवेश रहित, इसमें कोई आवेश नहीं होता है, जबकि प्रोटॉन पे क्या होता है, धन आवेश होता है गाइस, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो वही पूछ रहा है कि परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं, यानी न्यूक्लियस जो ये है, ये पूरे जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, ये किससे बना है, तो सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से ये बना होता है, ठीक है। अगर बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, ये न्यूक्लियस के बाहर है, कक्षा में घूम रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अनुसार आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से। तो दोस्तों आई होप इसको समझ गए होंगे। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण हैं। परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण हैं। तो ये 3 मौलिक कण कौन है, तो अपना आंसर अगर पता हो तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बिना किसी देरी के दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, काफ़ी आसान है, ठीक है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। यानी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। बात यह है कि परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण वो कौन कौन है, तो पहला प्रोटॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है और तीसरा न्यूट्रॉन है गाइस। तो इतना समझ गए होंगे आप। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था। निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था। तो इसका ऑप्शन आपके सामने है, तो प्लीज़ आप ऑप्शन पढ़ के अपना आंसर निकालने का प्रयास करें। अगर आपको आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट में दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जे थॉमसन ने। यानी इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था, पहली बार इसका डिस्कवर कौन किया था, तो जे थॉमसन ने किया था, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। फ्रेंड्स हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक डैश कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटॉन कहलाता है। दोस्तों जो हाइड्रोजन परमाणु होता है उसका परमाणु संख्या 1 होता है, यानी जाहिर सी बात है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 होगी और प्रोटॉनों की संख्या भी क्या होगी, वो 1 ही होगी, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन परमाणु अपना 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, त्याग देता है, ठीक है, तो इसके नाभिक ही सिर्फ बच जाता है और उस नाभिक में क्या होता है, तो सिर्फ एक प्रोटॉन ही होता है, ठीक है। आप जानते हैं कि जितनी प्रोटॉनिक संख्या होती है उतनी इलेक्ट्रॉनिक संख्या होती है, ठीक है। किसी परमाणु के किसी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतना ही उसके प्रोटॉन्स भी होंगे, कहाँ पे, नाभिक में होंगे, ठीक है। तो वही क्या कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन होता है तो क्या कहलाएगा, प्रोटॉन कहलाएगा। क्योंकि अगर हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा में घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, ये बाहरी कक्षा में घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, बाहर से कहीं किसी और परमाणु में जाके मिल गया तो सिर्फ नाभिक में तो बच जाएगा ना, नाभिक में सिर्फ क्या बच जाएगा, प्रोटॉन बच जाएगा गाइस। तो हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक कहलाता है क्या, तो प्रोटॉन कहलाता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हेलो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस क्या हैं, तो इसका ऑप्शंस आपके सामने है, आप ऑप्शन को प्लीज़ देखिए, या फिर अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का फार्मूला पता हो, अगर निकालना जानते हो तो आप 20 परमाणु संख्या वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें और उसका विन्यास जो कि ऑप्शन दिया गया है इसमें से क्या होगा आप आंसर पुट करें, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 8 8 2, ठीक है। तो पहले हम जान लेते हैं कि जो 20 होता है ये किस तत्व का परमाणु संख्या है, ठीक है। तो जो देखिए दोस्तों कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम Ca जो कैल्शियम होता है इसका परमाणु संख्या होता है 20, ठीक है। हम किसी भी तत्व का परमाणु संख्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कैल्शियम है, ठीक है, तो अगर हमको लिखना हो परमाणु संख्या परमाणु भार तो नीचे लिखते हैं परमाणु संख्या, ठीक है, और ऊपर लिखते हैं इसका परमाणु भार, आई थिंक 41 40 के आसपास होता है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए कि किसी भी तत्व को अगर दर्शाया जाए उसमें परमाणु संख्या और परमाणु भार को, तो परमाणु संख्या कहाँ पे लिखा जाएगा और परमाणु भार कहाँ पे लिखा जाएगा, तो उस तत्व के नीचे जो लिखा होता है ना, नीचे ये परमाणु संख्या होती है और जो ऊपर लिखा गया होता है वो परमाणु भार को दर्शाता है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखिएगा।
तो कह रहा है परमाणु क्रमांक 20 वाले, यानी 20 जो परमाणु क्रमांक है ये कैल्शियम तत्व का परमाणु क्रमांक होता है। तो हम 20 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हमको वो वाला पता होना चाहिए 1s2 2s2 2p6, ठीक है। हम निकालते हैं 20 का, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, अगर ऐसे निकालें तो हम अगर देख लेते हैं तो s में कुल कितने हो गए, s में हो गए देखिए यहाँ पे देखिए 1s कह रहा है, ठीक है। पहली कक्षा में सिर्फ s होता है, पहली कक्षा में सिर्फ s होता है, इसको बोलते हैं उपकक्ष। तो पहली कक्षा में 1 2 जो है ना ये कक्षा दर्शा रहा है, ठीक है, और जो s है ये उपकक्षा दर्शा रहा है। बात समझ रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक कक्षा है, ठीक है, तो इसका 1 नाम है सिर्फ। अब इसका भी उपकक्षा होगा जिसको हम एस पी, ठीक है, SPFD कहेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 जितना भी दिखा रहा है ये सब कक्षक दिखा रहा है, और SPDF जितना दिखाता है वो उसकी उपकक्षा को दिखाता है। यानी हम यहाँ पे देख रहे हैं कक्षा 1 में सिर्फ S उपकक्षा है, लेकिन यहाँ पे 2 में देखिए यहाँ पे ये दूसरे कक्षा में S भी उपकक्ष है और P भी उपकक्ष है, लेकिन यहाँ पे देखिए तीसरे उपकक्ष में यहाँ पे S भी उपकक्ष है और P भी उपकक्ष है। यानी तीसरे कक्षा में S भी उपकक्ष है, P भी उपकक्ष है, और इसके बाद चलेंगे तो 4s2 तब 3d10 आएगा, ठीक है। यानी 3 वाली कक्षा में SPD तीनों उपकक्ष आता है। तो इस प्रकार से इसका विन्यास किया गया होता है, ठीक है। हम अब इसको आसानी से हम देख लेते हैं। यार 20 है ना यहाँ पे, तो पहली कक्षा में कितना होगा 2 होगा, ठीक है। दूसरी कक्षा में कितना हो जाएगा, देखिए पहली कक्षा में 2 हुआ इलेक्ट्रॉन, दूसरी में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है, 8 हो गया। तीसरी कक्षा में 3s2 2 हो गया, 3p6, ठीक है, 4 हो गया, मतलब 8 हो गया, और 3p6, अब 4s2 आता है, ठीक ना। तो कितना हो गया दोस्तों, तो अब इसको गिन लेते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन हो गया। ये जो ऊपर पावर में जितना है ना ये इलेक्ट्रॉन संख्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है, और ये 1 2 3 जितने होते हैं ये कक्षा को दर्शाता है, कक्षा, ठीक है, जो सबसे बड़ी होती है कक्षा को। और ये SPDF इसमें लिखा है ये दर्शाता है उस कक्षा में मौजूद उपकक्षा को, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो पहली कक्षा के उपकक्षा S में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में यहाँ पे देखिए S उपकक्षा में 2 और P उपकक्षा में 6, ठीक है। तीसरी कक्षा में S उपकक्षा में 2 और P उपकक्षा में 6, ठीक है। आगे देखिए, ये एक्चुअली हम जो ये बनाया है ये सीरीज है, ऐसे ही बनता है फार्मूला का सीरीज, और इस फार्मूला के सीरीज पे कैसे बेस हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन, उसको आप ध्यान से देखिए। फिर यहाँ पे 4s2 चौथी कक्षा के S उपकक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अब यहीं तक हमारा 20 पूरा हो गया, तो हम आगे तक नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो गिन लेते हैं, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 4 हो गया, यहाँ पे 6 कितना हो गया, तो आपका 10 हो गया, यहाँ पे 2 12 हो गया, और यहाँ पे 6 18 हो गया, और यहाँ पे 2 कितना हो गया, तो 20 हो गया। तो गाइज ये इसका रहा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसको हम आसान तरीके से कैसे, तो 2 8 8 और 2 दिखा सकते हैं। यानी पहली कक्षा में कितना था इलेक्ट्रॉन, 2 था, दूसरी कक्षा में कितना था, 2 और 6 मिलके 8 हो गया था। फिर तीसरी कक्षा में कितना था, उसमें भी 2 और 6 मिलके 8 हो गया था, और चौथी में कितना था, तो सिर्फ 4s2 था ना, तो चौथी में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन था। तो गाइस इस प्रकार से इस परमाणु संख्या 20 वाले का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे निकालते हैं गाइस। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। अगर समझ में ना आए एक बार में तो दोबारा से वीडियो को आप रिव्यू करिएगा, इसको देखिएगा। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो फ्रेंड्स हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तत्व 106 की खोज किसने की थी। तो इसका ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो सी बॉर्क ने की थी तत्व 106, यानी कहने का मतलब 106 परमाणु संख्या वाले तत्व का खोज किसने किया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी सी बॉर्क ने की थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला इंपॉर्टेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम से पूछा गया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, ध्यान से इसको देखिएगा। तो क्वेश्चन है, अमोनिया का एक गुण कौन सा है।
ठीक है, ये ऑप्शंस में से कोई इसका एक गुण होगा, वो कौन सा गुण है आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसका जो एक महत्वपूर्ण गुण होता है, जो अमोनिया का जलीय विलयन होता है ना, उसमें अगर हम लाल लिटमस पत्र को डालेंगे तो वो नीला हो जाएगा। क्यों? आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में कि जो क्षार होता है, क्षार, ठीक है, उसमें अगर हम नीला लिटमस पत्र सॉरी लाल लिटमस पत्र डालेंगे ना तो वो नीला हो जाता है। यानी क्षार जो क्या होता है, जो क्षार होता है वो लाल को नीला कर देता है। ठीक है ना, लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो यहीं से बात, वही जो थ्योरी है वो यहाँ भी लागू होती है। यानी कहने का मतलब, जब ये अमोनिया है NH3, ठीक है, जब इसको हम जल में मिलाते हैं, यानी इसके जब जलीय विलयन होता है तो क्या हो जाता है, ये NH4OH, यानी एक दुर्बल क्षार का निर्माण होता है। पहली बात, ठीक है, जब ये क्षार बन जाता है तो जाहिर सी बात है, इस क्षारीय विलयन में जब हम कोई लाल लिटमस पत्र डालेंगे, लाल लिटमस, तो नीला ही ना बनेगा। बात समझ रहे हैं? जब अमोनिया का एक गुण जो यही है, जब अमोनिया जो NH3 में जब जल मिलाएंगे या फिर जल में जब NH3 मिला देंगे तो अमोनिया का जलीय विलयन मिलेगा। और जलीय विलयन में क्या क्या होगा, वो उसका NH4OH होगा, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय विलयन बन जाएगा अमोनिया का। ठीक है, तो जब उसमें हम लाल लिटमस पत्र को डालेंगे, जब उस विलयन में हम लाल लिटमस पत्र मिलाएंगे तो वो लाल लिटमस पत्र का रंग बदल के कैसा हो जाएगा, तो नीला लिटमस पत्र के जैसा, यानी नीला हो जाएगा। आई थिंक क्या हो जाएगा, लाल लिटमस पत्र का जो लाल रंग है कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ गए होंगे। और एक क्वेश्चन और एक जो थियरी है, कॉन्सेप्ट है, उसको आप दिमाग में रख लेंगे कि जो क्षार होता है लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। यानी इसका एक छोटा सा ट्रिक है, छलानी, यानी क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। और एक और ट्रिक है जो उसको बोलते हैं अनीला, ये याद रखिएगा, छलानी और अनीला। तो अनीला है, ये अम्ल जो है ये नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। चलते हैं हम अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जो कि आप इसको अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये बन जाएगा आसानी से। कह रहा है क्वेश्चन कि पुरानी किताबों का कागज़, जो किताबें आती थी पुरानी, उन पुरानी किताबों का कागज़ भूरा किस कारण होता है? समझ रहे हैं? पुरानी किताबों का कागज़ भूरा, आप देखिए ना, जो जितनी जैसे कुछ ग्रंथ हैं या पुरानी किताबें हैं, मोटी मोटी किताबें होती हैं, उनकी जो कागज़ होता है भूरा होता है। देखिए ऐसा आपने उसको नोटिस किया है? तो किस कारण से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, यानी सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण कारण। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण के कारण। यानी कहने का मतलब, आप जानते हैं कि जो कागज़ बने होती है किससे बने होते हैं, वो पेड़ पौधों के जो छिलके होते हैं उनसे। जाहिर सी बात किससे बनते हैं कागज़, पेड़ पौधों से बनते हैं। जो पेड़ जैसे होते हैं अनुपयोगी, या फिर बहुत सारे पेड़ को, जैसे जंगलों को काट कर कागज़ कैसे बनाया जा रहा है, तो ये एक नेगेटिव चीज़ है, हमको जंगलों को नहीं काटना चाहिए। ठीक है, हाँ, ऐसे पेड़ जो सूख गए हैं या फिर उनके पत्ते होते नहीं झड़ रहे हैं, ठीक है, तो और जिनको मतलब वो, और कहने का मतलब वो और हरा भरा नहीं हो सकते हैं, तो उनको काट सकते हैं, उनको आप बना सकते हैं। लेकिन आजकल ये नेगेटिव हो रहा है कि पेड़ पौधों को काट के कागज़ बनाया जा रहा है। जो कागज़ फैक्ट्री है, इंडस्ट्रीज है, वो इसी पे डिपेंड है, पेड़ पौधों पे। तो ऐसा करना गलत है, क्योंकि पेड़ पौधे रहेंगे तभी हमारी लाइफ भी आगे सर्वाइव कर पाएगी। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम भी यहाँ पे दुनिया में नहीं रह पाएंगे। तो दोस्तों, टॉपिक ये है कि पुरानी किताबों का कागज़ भूरा किस कारण होता है। तो भूरा सेलुलोज के ऑक्सीकरण कारण होता है। तो सेलुलोज क्या है, ये सेलुलोज किस पे पाया जाता है, ये पेड़ पौधों में पाया जाता है। ठीक है ना, जो पेड़ पौधों की जो कोशिका भित्ति बनी होती है, किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। पढ़े ना आप? तो वही जो किताब कागज़ जो है वो सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, जो पेड़ पौधों में पाया जाता है। तो वही सेलुलोज क्या होता है, वो ऑक्सीजन के संपर्क में आने से, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके उससे ऑक्सीडेशन कर लेता है, उससे उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। इसी कारण से क्या होता है कि जो किताबों का जो कागज़ होता है वो भूरे कलर का हो जाता है। ठीक है, तो आप
इससे समझ गए होंगे, ठीक है, कंसेप्ट को। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये क्लास 12th में केमिस्ट्री में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है K4NiCN4 पोटेशियम निकल साइनाइड, ये एक क्या है, ये समझ लीजिए ये एक उप सहसंयोजक यौगिक है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसको याद रखिएगा। तो बताना है कि इसमें जो निकल है ना, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। तो आपके सामने इसके ऑप्शन दिए गए हैं 0 +4 -4 +8। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। अगर आप मैथमेटिकल तरीके से आप निकालना जानते हो ऑक्सीकरण संख्या तो आप निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0, ठीक है। तो चलिए निकाल के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया है पोटेशियम, तो पोटेशियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +1 होता है। तो +1 यानी 1, और कितना यहाँ पे है पोटेशियम 4 है, तो 1 × 4, ठीक है। फिर यहाँ पे निकल का निकालना है, तो निकल को हम x मान लेते हैं, तो +x, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे अब है साइनाइड, तो साइनाइड का कितना होता है ऑक्सीकरण संख्या, तो -1 होता है। तो -1 कितना है साइनाइड, 4 गो है साइनाइड, तो इसलिए माइनस कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर में यहाँ पावर में इस पूरे जो ये दिख रहा है ना यौगिक, इसके पावर में यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, तो हम यहाँ बराबर करके 0 मान लेते हैं। अगर यहाँ पे कुछ लिखा होता 1 2 या कोई भी डिजिट लिखी होती है तो वो हम डिजिट यहाँ बराबर के बाद मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ नहीं है तो इसलिए यहाँ पे हम 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो गया, ये 4 हो गया, +x हो गया, -4 हो गया, बराबर 0 हो गया। मतलब अब देखिए ये +4 -4 कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 0। तो x यानी निकल का जो ऑक्सीकरण संख्या कितना हुआ, ये 0 हो गया, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे अच्छे से। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, ठीक है। किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवकरण में। अवकरण में क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है। तो कैसे, जो देख लीजिए यहाँ पे अभिक्रिया में पदार्थों से ऑक्सीजन का योग, अभिक्रिया में पदार्थों से ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। मतलब जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ऑक्सीजन आके मिल रहा है और वहाँ से हाइड्रोजन का त्याग हो रहा है, ह्रास हो रहा है, तो वो उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। जबकि ऑक्सीजन का ह्रास जब ऑक्सीजन वहाँ से निकले, ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग अथवा इलेक्ट्रॉनों का लाभ होता है ना, तो उस अभिक्रिया को अपचयन या अवकरण कहते हैं, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग अथवा इलेक्ट्रॉनों का लाभ होता है, तब वह क्या होती है, वो अपचयन या अवकरण होता है। क्या होता है, वह अपचयन या अवकरण होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, 2 होती है, ठीक है। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का एक समस्थानिक होता है, ठीक है। जो ड्यूटेरियम होता है ना, वो हाइड्रोजन का एक समस्थानिक होता है। इसके जो हाइड्रोजन होता है उसके 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोनियम, प्रोटियम और ड्यूटेरियम, ठीक है। हाइड्रोनियम नहीं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, प्रोटियम, इसको हाइड्रोनियम भी बोलते हैं कभी कभी जब H+ होता है तो, ठीक है। तो इसके 3 होते हैं समस्थानिक, जिसमें जो ड्यूटेरियम होता है उसकी जो द्रव्यमान संख्या होती है वो मतलब 2 होती है, ठीक है। यह प्रायः प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है तथा इसका सामान्यतः जो स्रोत होता है वो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, ठीक है। जो ड्यूटेरियम होता है हाइड्रोजन का समस्थानिक, वो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है तथा इसका जो सामान्यतः सोर्स होता है जहाँ से इसको हम प्राप्त करते हैं वो क्या होता है, D2O होता है, यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। और D2O को क्या कहा जाता है, भारी जल भी कहते हैं। D2O क्या कहते हैं, हैवी वाटर भी कहते हैं। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये D2O होता है भारी जल का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो आइए आप समझ के भी चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
तो फ्रेंड्स हमारा अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया बार बार, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन है, हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह यह बनाता है, तो क्या बनाता है? इस ऑप्शन में से आपका आंसर होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो धनात्मक हीलियम आयन बनाता है। जब कोई हीलियम परमाणु अपना एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो क्या बनाता है? तो धनात्मक हीलियम आयन बनाता है। जैसे यहाँ आप देख लीजिए कि जो यहाँ पे हीलियम है, ठीक है, गैस, जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन खोता है, ठीक है, तो ये क्या करता है? ये हीलियम प्लस आयन बनाता है जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन खो देता है तो। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका पूरा जो होता है फॉर्मूला होता है केमिकल, ठीक ना, क्या समीकरण होता है। तो आप समझ गए कि जो हीलियम परमाणु होता है एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो क्या बनाता है? तो वो धनात्मक हीलियम आयन बनाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव है, धनात्मक है। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? कह रहा है कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है, तो इसके ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में पाई जाती है। ठीक है, तो कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है इलेक्ट्रॉन में। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। फ्रेंड्स तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शंस आपके सामने है। आप ऑप्शन को पढ़िए केयरफुली और अपना आंसर देने का प्रयास करिए। पहले आप ईमानदारी पूर्वक वीडियो को रोक करके क्वेश्चन पढ़ करके और अपना आंसर खुद से देने का प्रयास करिए। अगर आंसर आप दे पाने में समर्थ हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने पढ़ाई की है। ठीक है, अगर आपको आंसर नहीं पता है तो मेरे आंसर देने का वेट करिए प्लीज़। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यौगिक को बोलते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो यौगिक कहलाता है। अगर मिश्रण की बात करें तो उसमें क्या होते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों के किसी भी अनुपात में, उसमें कोई अनुपात मायने नहीं रखता है, आप किसी भी अनुपात में कुछ भी मिला सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। अनुपात में, किसी भी अनुपात में संयोग करने से जो पदार्थ बनता है तो उसे क्या बोलते हैं? मिश्रण बोलते हैं। लेकिन निश्चित अनुपात किसमें होता है? तो वो कंपाउंड्स में होता है। ठीक है, जैसे H2O है, तो H2O का निश्चित अनुपात, H2O मतलब क्या कि हाइड्रोजन की संख्या 2 है और O की संख्या कितनी है? 1 है। तो ये हाइड्रोजन H2O जो है ना, ये जो जल, किसी भी जल, कोई भी जल हो, उसमें H2O ही पाया जाएगा। ठीक है, उसमें हाइड्रोजन का एक निश्चित मात्रा 2 ही होगा और ऑक्सीजन की एक निश्चित मात्रा 1 ही होगा। ठीक है, किसी भी जल में आप जाइए तो हाइड्रोजन की मात्रा 2 ही होगी और ऑक्सीजन की मात्रा 1 ही होगी। बात समझ रहे हैं? तो वो कहलाता है एक निश्चित अनुपात। ठीक ना, कि हमेशा क्या हो, किसी भी समय, किसी भी स्थिति में, कि वो उसकी जो संख्या है या फिर उसका मात्रा है या फिर उसका अनुपात है, हमेशा एक निश्चित वे में रहता है। ठीक है ना, जैसे H2O। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए CO2 की बात करें हम, ठीक है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी बदलता नहीं है, वो कहीं भी एक निश्चित अनुपात में होता है। कार्बन कितना होता है? 1 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है? 2 होता है, CO2। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि जो यौगिक होता है वो एक निश्चित अनुपात में बना हुआ पदार्थ होता है। ठीक है, दो या दो से अधिक तत्वों से मिल के। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो इसका ऑप्शन आपके सामने है, तो आप इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। तो किसी तत्व की जो रासायनिक प्रकृति होती है वो उस तत्व में, ठीक है, मौजूद संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। क्योंकि जो ये इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी भी तत्व के परमाणु के बाहरी कक्षा में, जो सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है उसको क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यही क्या करता है? किसी अन्य तत्व के साथ संबंध बनाने में सहायता करता है किसी तत्व की। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, ठीक है ना, डैश की संख्या समान होती है। क्या क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, ठीक है, बाएं से हम दाएं जा रहे हैं जाने पर
डैश की संख्या समान होती है। तो इन ऑप्शंस में से वो कौन से ऐसा ऑप्शन है जिसकी संख्या समान होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। कोषों की संख्या क्या होती है? समान होती है जब आवर्त सारणी में हम बाएं से दाएं जाते हैं तो, ठीक है। तो चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। आवर्ती नियम निम्नलिखित में से किसने दिया? इसका क्या क्वेश्चन है, कह रहा है आवर्ती नियम निम्नलिखित में से किसने दिया? तो इसके ऑप्शन के सामने है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। दिमित्री मेंडलीफ ने क्या किया? आवर्ती नियम को पहली बार दिया था 1869 में। कब? 1869 में, ठीक ना। दिमित्री मेंडलीफ और इनके एक दोस्त थे, उन्होंने क्या किया कि पहली बार आवर्ती नियम को विकसित किया था, ठीक है। और पहली बार आवर्त सारणी, ठीक ना, इन्होंने ही बनाई थी। कौन? दिमित्री मेंडलीफ ने। तो आप इसको याद रखिएगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण। आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने किया था? तो अभी मैंने इसको बताया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मेंडलीफ ने किया, ठीक है। आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण पहली बार किसने किया था? तो दिमित्री मेंडलीफ ने किया था, ठीक है ना। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है डैश कहलाता है। तो इसके ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? उन्हें पीटकर, किसको? धातुओं को पीटकर शीट में बदल सकते हैं, तो वो उनका कौन सा गुण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आघात वर्धनीयता, ठीक है। तो आघात वर्धनीयता जो गुण होता है धातुओं में, जिसके थ्रू हम उनको पीट कर क्या करते हैं? सीट में बदल सकते हैं, ठीक ना। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है कहलाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सोचिए, इस पे अपना आंसर देने का प्रयास करिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, तन्यता कहते हैं, ठीक है ना। यानी जो तन्यता है, जो धातुओं का गुण, इससे क्या होता है कि हम धातुओं को खींच करके, तान करके, ठीक ना, उसको हम तार के रूप में ढाल सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, तन्यता, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे हम। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन आपके सामने है, आप ऑप्शन को दे सकते हैं पढ़ के आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, विद्युत लेपन। जाहिर सी बात है, क्वेश्चन में लिखा गया है कि विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत, ठीक ना, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो विद्युत लेपन कहते हैं। बात समझ गए आप? तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अब ये आप जानते होंगे जो लिखा है गैल्वेनीकरण, ठीक ना। किसी धातु, इसका मतलब होता है किसी धातु पर, ठीक ना, जिंक की परत को चढ़ाना, ठीक ना। किसी धातु पर जिंक की परत को चढ़ाना, जिससे क्या हो? धातु का क्षय न हो, उसका संक्षारण न हो, और धातु क्या हो? वो लॉन्ग टर्म तक वो मजबूत बना रहे, ठीक है, वो दृढ़ बना रहे। तो यशत लेपन किसे कहते हैं? तो ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि हम धातु की परत पर उसकी संक्षारण से सेफ्टी के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाते हैं, ठीक है। और विद्युत लेपन क्या होता है? वो आपके सामने है क्वेश्चन में। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की, जो जरूरी धातु है, धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं विद्युत लेपन, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विद्युत तापी साधन के लिए, तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? ठीक है, तो इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइक्रोम, ठीक है। तो जो विद्युत तापी होता है, जो हीटर होता है, वो हीट क्यों करता है? क्योंकि उसमें एक धातु लगा होता है, जो एक मिश्र धातु होता है, वो उसका नाम है
नाइक्रोम, ठीक ना। तो हीटर में क्या लगा होता है, तो नाइक्रोम मिश्र धातु लगा होता है, जिससे क्या होता है कि वो ताप को बढ़ाता है, हीटर को बढ़ाता है, हीट को बढ़ाता है, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं होता है? इन ऑप्शंस में से बताइए कि निम्नलिखित में से किस में सिल्वर नहीं होता है। सिल्वर मतलब चांदी। तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप वीडियो को रोक करके अपना आंसर ईमानदारी पूर्वक सोच सकते हैं और बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर नाम है, ये एक मिश्र धातु है, बट इसमें सिल्वर की कोई वो जिक्र नहीं है, सिल्वर इसमें होता ही नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो इसमें तांबा होता है, ठीक ना, जस्ता होता है और निकल होता है, ठीक है। तो ये जर्मन जो सिल्वर है ना, इसमें तांबा होता है, जस्ता होता है और निकल होता है, ठीक है। इसमें जिसमें तांबा होता है 60%, निकल जिंक होता है 20% और ये निकल होता है 20%, ठीक है। तो इस प्रकार से जो जर्मन सिल्वर जो मिश्र धातु बना होता है वो कॉपर, जिंक और निकल से बना होता है, इसमें सिल्वर मौजूद नहीं होता है, ठीक है। बाकी जितने तीनों ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने, ये हॉर्न सिल्वर, लूनर कास्टिक, रूबी सिल्वर, इन सब में क्या है, सिल्वर मौजूद होता है, ठीक है ना। तो चलते हैं आप अपने अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमण धातु नहीं है, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है वो आवर्त सारणी, ठीक है, तो आप आंसर अच्छे से कर जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेडियम। तो रेडियम क्या है, ये एक संक्रमण धातु नहीं है, ठीक ना। बाकी ये तीनों हैं, बोरियम और एक्टिनियम और आजमियम, ये सब क्या है, ये सब संक्रमण धातु है। संक्रमण धातु, ठीक है, ब्लॉक डी में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, तो संक्रमण धातु आवर्त सारणी की जो ब्लॉक डी होता है ना, उसमें पाए जाते हैं। उसमें मौजूद जितने भी तत्व होते हैं उनको बोलते हैं संक्रमण तत्व, संक्रमण, और जो धातु होते हैं उसको बोलते हैं संक्रमण धातु, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।